हमारे साथ इस बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए हैं स्कंद तायल, जो पूर्व राजनयिक हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, विदेश मामलों के जानकार। ब्रिक्स जो है वो अब ब्रिक्स रहा नहीं, ये 5 देशों का समूह था, अब और देशों को न्योता दे दिया गया है। तो एक तो इसका नाम भी बदलना पड़ेगा स्कंद तायल जी। ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, अफ्रीका, इसके आगे जा पहुंचा है। और इस विस्तार को कैसे देखते हैं? समय की जरूरत है, ये जरूर, इसके ऊपर कुछ अंदेशे भी थे, आशंका भी थी। आपका क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि ब्रिक्स का पूरा रंग रूप और उसका ध्येय दोनों इस विस्तार से अब बिल्कुल बदल गए हैं। 2009 में, जैसा कि हमें सब याद है, कि गोल्डमैन सैक्स के किसी एनालिस्ट ने कहा था कि जो सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, BRIC हैं, वो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। तो आर्थिक नीतियों के लिए इस गठन की स्थापना हुई थी, और कैसे G7 के साथ वार्तालाप किया जाए कि इन देशों का जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उनको और तेजी से इकोनॉमी उनकी आगे बढ़ाई जाए। पर समय के पास होने के साथ जो आज जो रूप निकल के आया है, बिल्कुल नाम भी बदलना होगा। अब 7 कंट्रीज और इसमें जोड़ दिए गए हैं, 6। और अब इसका एक जो ध्येय है कि नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर विश्व में लाया जाए, ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने कहा है कि इन परस्यूट ऑफ न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ध्येय पूरा बदल गया है। और देखिए, अब एक चीज ये है कि सब देश जो भी डिसीजन मेकिंग है उसमें भागीदार होना चाहते हैं। तो 40 देशों ने करीब प्रयत्न किया था कि उन्होंने कुछ इंटरेस्ट दिखाया था। 22 देशों ने फॉर्मली अप्लाई किया था ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस हों, जो भी दिशा ग्लोबल इकोनॉमी ले, उसमें उनकी भी आवाज हो। बिल्कुल सही कहना है जी। भारत ने अपनी तरह से प्रयत्न किया, ग्लोबल साउथ के स्पोक्स पर्सन बनने का प्रयत्न किया। वो शायद चीन को अच्छा नहीं लगा, और चीन ने ये प्रयत्न किया कि ब्रिक्स को इस तरह आगे बढ़ाएं। और ब्रिक्स में सबसे बड़ी इकोनॉमी तो चाइना है। तो उसको एक ये आशा है कि ब्रिक्स अगर उसका एक्सपेंशन होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक्सपेंशन होगा, तो उसमें सबसे ज्यादा कैपिटल चाइना देने की स्थिति में है। इस समय न्यू डेवलपमेंट बैंक में सबने 10-10 बिलियन डॉलर दिए हैं पांचों देशों ने। पर अब अगर 6 कंट्री और आएंगे, अब कहा गया है और भी अधिक कंट्रीज आएंगे, तो और कोई ब्रिक्स का, देखिए, भाषण तो और अपने बड़े बड़े डिक्लेरेशन अलग चीज है, उनका जो एक्चुअल जो काम जो करते हैं वो केवल न्यू डेवलपमेंट बैंक है। मैं बहुत साफ साफ अगर बात करूं तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने काम किया है। हमने भी बहुत सारा, करीब 4-5 बिलियन डॉलर का निवेश हमारे यहाँ भी वहां से लिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए। तो उस पर एक दबाव बढ़ेगा। पर जो नए मेंबर आए हैं, देखिए, उसमें सऊदी अरेबिया है, UAE है, उनके पास पैसा है, उनके पास कैपिटल निवेश करने की। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सोच समझ के ये 6 देशों का चयन किया गया है। और इथियोपिया ब्लैक अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है, वो बहुत अच्छी बात है। इजिप्ट अरब अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल, इजिप्ट अरब को रिप्रेजेंट कर रहा है, इथियोपिया अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रहा है, और UAE और सऊदी अरब जो है उनके पास ये इकोनॉमिक माइट है। तो ये 2 देश यहाँ पर आए हैं। जैसे जो चीन का आर्थिक दबदबा था उस पर, और आप जो डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहे हैं, वहां पर चीन का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, पर UAE और सऊदी अरब इसमें जब शामिल होते हैं तो कैसे ये बदलेगा। और ये जो ब्रिक्स का स्वरूप बदल रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, एक बात कही गई है, 2 एजेंडे थे यहाँ पर, एक ब्रिक्स का एक्सपेंशन और दूसरे ये कॉमन करेंसी, जो कि एजेंडे पे नहीं था, लेकिन ये कि जो देश हैं, सदस्य देश हैं, वो आपस में लोकल करेंसी में ट्रेड कर सकें। और एक वैकल्पिक जो इकोनॉमिक ऑर्डर, विश्व की इकोनॉमिक ऑर्डर की बात की गई है। ऐसे में ये यहां पर तमाम देश जो हैं, जो इसमें शामिल होना चाह रहे हैं, उनको इतना अहम ये क्यों लग रहा है? वो सब हिस्सा बनना चाहते हैं ब्रिक्स का भी, क्योंकि इसकी जो सिग्निफिकेंस है इस समय, वो क्या लगती है आपको? ब्रिक्स के सदस्य होने की, ब्रिक्स की अपनी आप अहमियत क्या है इस जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में? देखिए, जिस हिसाब से कंट्रीज जो है ब्रिक्स की तरफ आ रही है, वो खुद जाहिर कर रहा है कि ब्रिक्स की कितनी अहमियत हो रही है
खासकर उस वक्त जब इकोनॉमिक ध्रुवीकरण हो रहा है। ईस्ट वेस्ट से जो है ईस्ट की तरफ इकोनॉमिक शिफ्ट कर रहा है, और वेस्ट लगातार जी तोड़ कोशिश कर रहा है कैसे अपनी डोमिनेंस मेंटेन करे। तो इसमें जो है कैपिटल सरप्लस कंट्रीज जो है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, और 40 कंट्रीज अदर हैं। वो डॉलर जिस तरीके से रशिया के साथ बिहेवियर किया है, सैंक्शन लगाया है, उसमें 120 कंट्रीज उसके असर में आई हैं। उनका जो है स्विफ्ट के जरिए पेमेंट और सारी चीजें जो है रुक गई। और प्लस जिस तरीके से IMF और वर्ल्ड बैंक लोन देने में कंडीशंस लगाता है और तमाम तरीके की चीजें लगाता है, तो इसको देखते हुए वो अल्टरनेटिव की तरफ भाग रहे थे, और ब्रिक्स एक अल्टरनेटिव की तरह इमर्ज हो रहा है और हो चुका है। अभी तो 6 कंट्रीज को इन्वॉल्व किया है। मैं ये मान रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि अगले साल हो सकता है और कंट्रीज, जैसे 23 कंट्रीज ने अप्लाई किया है ऑफिशियली फॉर्मली, तो उनको और भी इंक्लूड किया जाए। इसका अगर डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो मल्टीलैटरल फोरम्स अभी हैं दुनिया में, वहां पे वेस्ट का दबदबा है, और ये लगता है बहुत सारे देशों को कि एक इवन प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो एक बराबरी, एक समानता भी वहां पर चाहते हैं। जैसे आप देखिए कि बहुत ही सख्त इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, या जो लोन्स के नियम हैं तमाम, वो पश्चिमी देश गाइड करते हैं। तो ये एक बड़ी वजह है जो इस नए इकोनॉमिक ऑर्डर की तरफ एक विकल्प की तरह देख रहे हैं ब्रिक्स को। जी बिल्कुल देख रहे हैं। तो बिल्कुल साथ मैं कह रहा हूं कि अगले साल हो सकता है और कंट्रीज इसमें शामिल की जाएंगी। और ये कहना कि सिर्फ रशिया चाइना का डोमिनेंस ब्रिक्स पर है, ये पूरी तरीके से सही नहीं जाहिर हो रहा, क्योंकि जो 6 कंट्रीज इंक्लूड की गई हैं उसमें 4-5 कंट्री के साथ इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशन है। अभी इजिप्ट ने भी फाइनल जो विजिट किया है, UAE है, सऊदी अरब है, ये 3rd, 4th, 5th लार्जेस्ट पार्टनर इंडिया के हैं, और बहुत हिस्टोरिकल रिलेशन है। तो कहीं ना कहीं चीन जो है इंडिया के कंसर्न्स को भी उसमें शामिल किया है, और इन कंट्रीज को, और इसी को देखते हुए US के जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जैक सुलिवान ने भी कहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी वेलकम इन दैट वर्ड, बिकॉज वो कह रहे हैं कि इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील उनके दोस्त हैं, उसके थ्रू हम ब्रिक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंडिया जो है वो भी एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जो है बढ़ रहा है। वो चाहता है कि एक डॉलर की पैरेलल करेंसी हो, जैसे कि हमने UAE के साथ और सऊदी अरब के साथ और 6 कंट्री के साथ रुपये में पेमेंट का मोड डेवलप कर रहे हैं। तो ब्रिक्स हम ये नहीं मानते हैं कि ब्रिक्स जो है वेस्ट का पैरेलल आ रहा है, बल्कि मैं ये मानता हूं कि ब्रिक्स एक, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वक्त की मांग है, वेस्ट उसको जो है समझने को तैयार नहीं। जी एक छोटा सा सवाल इसमें बस जोड़ दूं, भारत के लिए कितना अहम है ब्रिक्स में रहना, और भारत के लिए एक चुनौती होगी बैलेंस करना, पश्चिमी ब्लॉक्स में भी है, क्वाड में है। भारत की जिम्मेदारी ज्यादा है इसमें कि ब्रिक्स को एक इकोनॉमिक फोरम की तरह बनाए रखना, उसको पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इशू से दूर रखना, ताकि ये अपने पर क्या ये मुमकिन होगा स्कंद दयाल जी, जिस समय का जियोपॉलिटिकल माहौल है, वैसे में ये डर है कि कहीं चाइना ऐसे G7 के खिलाफ अगर करता है इस्तेमाल, ऐसे प्रोजेक्ट करता है, तो फिर क्या भारत के लिए मुश्किल होगा बैलेंस करना? स्कंद दयाल, देखिए, मैं समझता हूँ कि चाइना ने शायद प्रयत्न किया होगा, पर जैसा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा, जिस तरह से मेंबरशिप बढ़ी है उसमें कोई ऐसा संकेत नहीं है कि ये एक चाइना डोमिनेटेड ग्रुप बनने की दिशा में जा रहा है। तो उस तरह से हमें कोई अंदेशा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि ब्रिक्स का जो स्थापना हुई थी वो फाइनेंशियल इश्यूज के लिए हुई थी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए हुई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हुई थी। पर अब इसका जो रूप बदल रहा है कि ग्लोबल साउथ के स्पोक्समैन के रूप में या ग्रुप के रूप में ये शायद उभरेगा। देखिए, जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो ग्लोबल रूप में ज्यादातर G20 में होते हैं, जहाँ G7 के लोग भी हैं और इमर्जिंग इकोनॉमीज के लोग भी हैं, और G7 का अलग ग्रुप है जो कि वो अपना पोजीशंस कंसोलिडेट कर लेते हैं। मैं समझता हूँ कि ब्रिक्स का जो भी नया रूप निकलेगा, और ये बड़ी बड़ी इकोनॉमीज डेवलपिंग कंट्रीज की अगर उसमें होंगी, तो ये एक अपना संदेशा, अपना मिशन, अपनी एम्बिशंस और अपने ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगी। तो ग्रुप ऑफ 20 दोनों का कन्वर्जेंस होगा और वहां हार्मोनाइज होके ग्लोबल पॉलिसीज आप उभरेंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों।